तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मज़े में होंगे, बेहतर होंगे। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, लक्ष्मीकांत को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं कि एक्ट और अधिनियम कब और कैसे पारित हुआ और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल थी और ये अधिनियम कौन बनाता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट इस अधिनियम को बनाती थी। ठीक है। हाँ, इस अधिनियम को कौन बनाता था? ब्रिटिश संसद जो थी कानून को बनाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो कानून पास होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में और उस कानून को भेज दिया जाता था इंडिया पर, और इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के पास में, बंगाल के गवर्नर के पास में। और वो बंगाल के जो गवर्नर होते थे ना, उस कानून को समझते थे और कानून को समझ के उस कानून के हिसाब से फैसले करते थे, उन कानून के हिसाब से चलते थे। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट को डिस्कस किया, हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट को डिस्कस किया, हमने पिट्स इंडिया एक्ट को बताया कि उसमें कौन सी बातें शामिल थी। हमने ये भी बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में जो एक्ट आए जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर्स दी गई थी 1786 के एक्ट में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष पावर दी गई थी, उस पावर्स को बाकी सारे गवर्नरों के लिए खोल दिया गया। मतलब सारी पावर्स जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी, वही पावर फ्यूचर में जितने भी क्या होंगे, गवर्नर होंगे, वही पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर्स का यूज वो भी करेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें किसमें हुई थी? 1793 के अधिनियम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है माय लॉर्ड, आप वीडियो का देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आपको ये समझ में आएगा कि जो 1793 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर सिंगल व्यापार करने का अधिकार था, जिसको हम लोग सुनते हैं और जानते हैं, पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एकाधिकार था। एकाधिकार था मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ भारत पर व्यापार कर सकती थी, बाकी कोई ब्रिटिश कंपनी भारत पर व्यापार नहीं कर सकती थी। किसी दूसरे व्यापारी के लिए भारत का शटर, भारत का बाजार नहीं खुला था। ठीक है। और 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिक व्यापार को, अकेले व्यापारिक सिस्टम को क्या कर दिया गया था? 20 साल के लिए एक्सटेंडेड कर दिया गया था, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन हम समझते हैं वो पावर्स जब उनको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था तो 1813 में वो 20 साल कंप्लीट होते हैं। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया? समझते हैं। देखो, पहला काम क्या हुआ था इस चार्टर अधिनियम में? पहला काम यह हुआ था कि इस चार्टर अधिनियम के तहत सबसे पहला काम क्या, इस चार्टर अधिनियम के तहत भारत पर किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब देखो, 1813 में 20 साल कंप्लीट होते हैं। अब ये जो कंपनी का एकाधिकार था ना, कब इनको बढ़ाया गया था? 1793 के, इसके पहले वाले एक्ट में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1793 से 1713 के बीच का जो टाइमिंग है वो 20 साल का होता है। तो 1793 में जब इनका एकाधिकार बढ़ाया गया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 में इनका एकाधिकार समाप्त होता है और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अकेला व्यापार करने का अधिकार था, किसी दूसरे व्यापारियों के लिए भारत का बाजार, भारत का शटर नहीं खुला था, अब यहां पर क्या कर दिया गया? भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहला काम यह हुआ था। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है। अब आगे ये समझो
कि जब इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो भारत व्यापार को किसके, सभी ब्रिटिश व्यापारी के लिए ओपन कर दिया गया। जब भारत पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो जो अब भारत का बाजार है ना, वो सारे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। अब कंपनी जो थी भारत पर जो व्यापार करती थी, अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। अगर ब्रिटिश की या अदर कंपनी भी आना चाहती है, भारत में व्यापार करना चाहती है, तो उसको परमिशन है, वो आ सकती है। लेकिन इसके पहले परमिशन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, भारत को लूटती थी, किसी और कंपनी को लूटने नहीं दिया जाता था। जब कुछ भारत में बचा ही नहीं तो इन्होंने क्या किया, कहा कि भैया और लोग आओ, अब हम अपना एकाधिकार समाप्त कर देते हैं, और भी कंपनी आ सकती है और अपना व्यापार बढ़ा सकती है, व्यापार कर सकती है। तो दूसरा काम क्या हुआ था, भारत व्यापार को, भारतीय बाजार को सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है। तीसरा काम क्या होता है कि जो भारत का एरिया था, जो तीसरा काम इस एक्ट में हुआ वो ये हुआ कि भारत का जो क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, भारत का वो क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत का क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब इस क्षेत्र को, मतलब भारत के इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, राजा के कंट्रोल में दे दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत तीसरा काम यह हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जितने भारत के क्षेत्रों पर, चाहे वो बंगाल का एरिया हो, चाहे वो बांग्लादेश का एरिया हो, चाहे वो बिहार का एरिया हो, उड़ीसा का एरिया हो, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जितने भी एरिया पे क्या करती थी, व्यापारिक सिस्टम को फैलाई हुई थी, प्रशासन को फैलाई हुई थी, उस सभी एरिया पर अब राजा को कंट्रोल दे दिया गया। अब ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं रहेगा, सॉरी, ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल नहीं रहेगा, राजा के कंट्रोल में दे दिया गया। ठीक है। चौथा काम यह हुआ कि भारत में सभी क्या, ईसाई मिशनरियों को व्यापार की अनुमति दे दी गई। अनुमति दे दिया गया। देखो 1813 के चार्टर अधिनियम में यह हुआ था कि भारत में कोई भी ईसाई मशीनरी, कोई भी ईसाई मशीनरी, कोई भी टेक्नोलॉजी जो बाहर की है वो भारत में आ सकती है और अपनी मशीनरी के सहायता से अपने व्यापार को बढ़ा सकती है, और उसकी अनुमति किसमें दे दी गई, 1813 के चार्टर अधिनियम में। राइट, 1813 के चार्टर अधिनियम में ये चीज कर दिया गया। और आगे क्या होता है समझते हैं। आगे ये होता है कि जो चार्टर अधिनियम में जो कानून था, उस कानून में ईसाई मशीनरियों को तो इससे परमिशन दे दी गई, लेकिन जो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था थी, जो ईसाइयों की शिक्षा थी, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, अब उस अंग्रेजी शिक्षा को क्या कर दिया गया, आगे समझो। भारत के ब्रिटिश क्षेत्र
अब ब्रिटिश क्षेत्र क्यों बोल रहा हूं, भारत में जो ब्रिटिश ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता था, भारत का ब्रिटिश क्षेत्र। ठीक है, भारत के ब्रिटिश क्षेत्र पर पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई। शुरुआत हुई यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा हमारे हिंदुस्तान में आई उसकी अनुमति किस एक्ट में मिली थी, 1813 के चार्टर अधिनियम में। पश्चिमी शिक्षा हमारे हिंदुस्तान में आई और अंग्रेजी शिक्षा का वजूद धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, और वो शिक्षा व्यवस्था जब आई, कब आई थी, 1813 के चार्टर अधिनियम में। ये बात समझ में आई। और लास्ट काम इसमें यह हुआ था, जो भारत की स्थानीय सरकार थी, कौन सी सरकार, स्थानीय सरकार, भारत की स्थानीय सरकार, उस सरकार को एक पावर दी गई। क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, दिया गया। कैसा अधिकार दिया गया, ठीक है, टैक्स, कर को वसूलने का। देखो, भारत की जो स्थानीय सरकार थी उस दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान जो स्थानीय सरकार थी उसको एक अधिकार दे दिया गया। कहा गया कि तुम अपने एरिया पर जितने भी लोग हैं उनसे तुम टैक्स वसूल कर सकते हो, तुम्हें इस चीज की छूट है। अब स्थानीय सरकार समझो, जैसे आज के दौर में हिंदुस्तान की इस लोकतांत्रिक ढांचे में जो ये प्रधान, नगर पालिका, पंचायत, ये कैसी सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें। जैसे किसी गांव के प्रधान को ये कहा गया कि तुम क्या करो, अपने गांव में टैक्स वसूलो, तो ये पावर किसे दी गई, गांव के प्रधान को दी गई। उस समय ब्रिटिश काल के दौरान ऐसी पावर जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा कि भारत की जितनी भी स्थानीय सरकार हैं वो स्थानीय सरकार को मैं परमिशन देता हूं कि वो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगरों में, अपने कस्बों में व्यक्तियों से टैक्स वसूल कर सकती है। ठीक है, अधिकार दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम में। और आगे कहा गया कि अगर टैक्स का भुगतान ना करने वाले पर दंड का प्रावधान था। दंड का क्या था, प्रावधान था। और टैक्स वसूलने का परमिशन दिया गया। और जो व्यक्ति टैक्स का पे ना करे, टैक्स का भुगतान ना करे और टैक्स जमा ना करे, उसको स्थानीय सरकार दंड भी दे सकती है, पनिशमेंट भी दे सकती है। यह तो था 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसमें इतनी कुछ बातें शामिल थी। जिसमें पहली बात यह शामिल थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, पहला काम। दूसरा काम यह था कि भारत के शटर व्यापार को, भारत के शटर को, भारत के बाजार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तीसरा काम यह हुआ कि जो भारत का क्षेत्र था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, उस कंट्रोल को उठाया और राजा के हाथों में थमा दिया। राजा से कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जितने क्षेत्र पर प्रशासन इकाई फैली हुई है, अब उस पर राजा के कंट्रोल को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत। चौथा काम यह हुआ कि जो भारत का क्षेत्र था, भारत का व्यापार था, जब सभी व्यापारियों के लिए खुल गया तो भारत पर अलग अलग देशों की या ब्रिटिश मशीनरियां, ईसाई मशीनरियां आई, ईसाई टेक्नोलॉजी आई, और ईसाई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, भारत के व्यापार पर बढ़ावा किया, भारत का व्यापार बढ़ाया। और भारत में उन्होंने क्या किया, ईसाई मशीनरियों को
प्रभुत्व ईसाई मशीनरियों को और ज़्यादा उपयोग में लिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उस दौरान नहीं थी। चौथा काम यह हुआ कि जो भारत में क्षेत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों पर पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इस एक्ट में की गई। अब अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था इस एक्ट में की गई। पश्चिमी शिक्षा आ सकती है और यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा दी जाएगी। चौथा काम यह हुआ था कि जो आखिरी काम यह हुआ था कि जो स्थानीय सरकार थी उन सरकारों को यह पावर दे दी गई कि भैया जी अब तुम क्या करो, अपने क्षेत्रों में टैक्स को वसूलो, और जो टैक्स ना देना कान पकड़ के उसे पनिशमेंट दे सकते हो। यह अधिकार 1813 में दे दिया गया। तो आई होप आपको 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।